Unacademy. Let's crack it. हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक यूपीएससी 2020 के सफल उम्मीदवार से जो लेकर गए हैं आपके लिए टिप्स एंड स्ट्रेटजी, किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन को स्केल कर सकते हैं, किस तरीके से आप हाई से हाई रैंक को अचीव कर सकते हैं। सो हम सभी लोग भी स्वागत करेंगे यश जलूका का, जिन्होंने यूपीएससी 2020 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक फोर्थ हासिल किया। तो आइए सभी लोग हम लोग स्वागत करते हैं यश जलूका से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनकी सफलता का राज। So welcome Yash Jaluka. Hi everyone, how are you guys? Today we have हमारे साथ अभी हैं यश, जिन्होंने अभी यूपीएससी 2020 के एग्जामिनेशन में 4th रैंक हासिल किया है। So that is a great achievement for him. So सबसे पहले तो मैं यश को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। Congratulations a lot यश आपको। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना वक्त भी दिया हमें, इसके लिए भी हम लोग चाहेंगे। एंड सबसे हमें नहीं वक्त दिया, आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को उन्होंने वक्त दिया। मैं चाहूंगा यश अपने बारे में बताएं थोड़ा सा कि उनकी ये जो सक्सेस जर्नी है इसकी शुरुआत उन्होंने कहां से करी, कब से उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा था। यस प्लीज। Everyone, my name is Yash Jaluka. I was born and brought up in Jharkhand, Jharia. Initial schooling till class 5 in there in Jharia only. Then I shifted to Odisha for my 10 classes. Then I did my 11th and 12th from Delhi Public School in Bokaro, Jharkhand. Then I did my bachelor's in economics from Kirodimal College, University of Delhi, and my master's from the Delhi School of Economics, 2019. Since then, I started preparing for the exam. This is my first attempt. I did not take any coaching for the exam. My option was economics. Okay, that's great. So आपका ये पहला अटेम्प्ट था यश? जी हाँ। So ओके, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जो है 4th रैंक अचीव किया है, दैट इज द टॉप, यू आर द टॉपर्स प्लेस। सो कैन यू से आप क्या ये बता सकते हैं कि व्हाट इज दैट सीक्रेट? वो सीक्रेट क्या है जिससे कि कोई भी जो न्यू एस्पिरेंट है जब वो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन को लेकर तो कई उनके दिमाग में कई कंफ्यूजन होता है कि कैसे हम लोग इस एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे, एंड यू सिक्योर्ड द 4th रैंक। तो आपको वो बताएंगे वो सीक्रेट क्या है कि क्या करना चाहिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए? सबसे पहले तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स में ये होता है कि वो पहला अटेम्प्ट उतना सीरियसली नहीं लेते। लॉट ऑफ दिस अटेम्प्ट जस्ट फॉर understanding the exam, which I think is a bad thing to do. But for those who are giving the first attempt in full seriousness, I think the most important advice I can give is focus on newspapers. If you have time, then read newspapers very well, do it diligently and make notes out of it. That's my recommendation. I did it and they certainly helped me a lot. In fact, more perhaps any other thing. Okay. ये क्या बता सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर है इसका आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया और इनफैक्ट ये है भी। तो न्यूज़पेपर को लेकर कई बच्चे जब स्टार्टिंग प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो उनके पास एक कंफ्यूजन होता है कि न्यूज़पेपर को पढ़ें कैसे, बिकॉज जब आपके पास ना सिलेबस आपको पता होता है, प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में आपको पता नहीं होता है, जो यूपीएससी एग्जामिनेशन सवाल पूछ रही है उनके डायनामिक्स के बारे में पता नहीं होता है, तो उस समय उन्हें न्यूज़पेपर कैसे फोकस करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, और आपने क्या किया था? हाँ, वो इम्पोर्टेंट कंसर्न है बिकॉज इट्स अनवाइज कि आप ब्लाइंडली न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करें, इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई वुड एडवाइज बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन स्पेंड अ फ्यू डेज इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। आप टॉपर्स टॉक्स देखिए, ब्लॉग्स पढ़िए अलग अलग टॉपर्स के, एग्जाम को समझिए, उनकी स्ट्रैटेजी को समझिए, आप सिलेबस अच्छे से समझिए, जो यूपीएससी का डिटेल्ड सिलेबस है। पास्ट ईयर पेपर्स अगर आप देख सकें तो उनको देखिए आफ्टर लुकिंग थ्रू द सिलेबस। आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि किस एरिया से यूपीएससी सवाल पूछता है, कैसे सवाल पूछता है, एंड देन ओनली स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। एंड इफ यू डोंट हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स पहले से तो डोंट वरी, शुरू में टाइम लगता है। आई हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स सिंस स्कूल डेज, बट यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ना इज एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। सो जब मैंने शुरू किया, इट टुक मी अराउंड 4 hours एवरी डे जस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड फिनिशिंग इट, जस्ट वन न्यूज़पेपर। बिकॉज जब मैंने शुरू किया न्यूज़पेपर एंड आई यूज्ड टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट, तो पहले कुछ दिनों में आपका नोट्स का बेस बनता है उसके बेसिस न्यूज़पेपर से ही। तो फॉर एग्जांपल सपोज पहले वीक में आई रिमेंबर देयर वाज सम न्यूज़ आर्टिकल ऑन द इश्यूज प्लेइंग द पुलिस सिस्टम इन इंडिया। सो अब now if I'm reading the newspaper generally, not preparing for the exam, I'll just read the article and move on.
But if I'm preparing for the exam, I don't just read the article. I make notes on the police itself in my wherever I need to note. So police का background, police का system India में क्या है, where is it? That's the key reason जो newspaper शुरू में time लगता है, but gradually as your notes start building up, वो time कम होता जाएगा, and your speed also of reading the newspaper will increase. So give it time, be patient with reading the newspapers. It will gradually fall down to manageable levels within 1.5 2 hours. That's fine. And regarding what articles to read, I think that comes with habit. आप एक बार यूपीएससी का सिलेबस और पास्ट ईयर समझ जाए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा आर्टिकल्स पढ़ने हैं. फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल आर्टिकल मोस्टली अनलेस से इट्स रिलेटेड टू इशू लाइक एंटी डिफेक्शन लॉ या वैसे कुछ इशू से रिलेटेड है, उसके अलावा किस पार्टी का कोई लीडर चेंज हुआ या क्या हुआ वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो मोस्टली पॉलिसी रिलेटेड न्यूज आपको पढ़ने की जरूरत है, जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको हेल्प करेगी. सो वो ओवर टाइम वो आ जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग. अगेन बी पेशेंट विद योरसेल्फ, वो अंडरस्टैंडिंग आ जाता है. ओके, मैं थोड़ा सा एक बात जानना चाहूंगा. आई वुड रिक्वेस्ट यू इनफैक्ट यश कि आप थोड़ा सा हिंदी में भी बोलेंगे तो कि अपने कई जो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से भी हैं, so that they could be comfortable to understand what exactly you want to convey to them. So thank you very much for considering my request. So यश, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज रिगार्ड जो कि आपके न्यूज़पेपर को लेकर के है, अखबारों को लेकर के है. कितना वक्त आमतौर पे अमूमन लग जाता है कि बच्चे को ये जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो उनका बस कोई बैकग्राउंड पहले नहीं रहा है, कि वो यूपीएससी के पैटर्न को समझ पाए कि क्या डिमांड करे. आमतौर पे आपको कितना वक्त लगता है? कि आपने बताया कि 4 घंटे आपको देने पड़े थे, लेकिन फिर आपने ग्रेजुअली वो टाइम आपका कम हो गया, तो आपको लगता है कितना वक्त में लोगों को ये आइडिया लगना शुरू हो जाता है, बच्चों को आइडिया लगना शुरू हो जाता है? सर मुझे लगता है औसतन 1 महीना लग जाता है आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग में कि यूपीएससी आपसे एग्जैक्टली चाहता क्या है. तो 1 महीना से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए. ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई. एंड थोड़ा सा एक बुक को लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. मैं चाहूंगा कि जो रेफरेंस बुक है खासकर जीएस के लिए, कुछ आप बताएंगे कि किन किन बुक्स को रेफर करना चाहिए, क्योंकि मिनिमम रीडिंग मैक्सिमम आउटपुट अगर हमारा हो तो ज्यादा बेहतर है. तो आपने क्या रेफर किया है, प्लीज आप बताएं थोड़ा सा अपने. बिल्कुल. तो सर शुरू से शुरुआत करते हैं. एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने आर.एस. शर्मा जी की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, मैंने उसको पढ़ा. उसको अच्छे से मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, बट एक ही बार पढ़ा और उससे नोट्स बनाए. तो उससे मुझे क्रोनोलॉजी भी थोड़ी सी क्लियर हो गई कि कब कौन से एम्पायर्स थे, कब कौन से रूलर्स थे. एंड उसके आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंशिएंट इंडिया के, उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया. उसके बाद उसको मैंने सप्लीमेंट किया जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की जो बुक है एनसीईआरटी, आई थिंक क्लास 11th या 12th की जो है, उसका जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट है उससे. उसके बाद दैट्स इट. ये मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बस इतना ही किया. मैंने तमिलनाडु की बुक्स नहीं पढ़ी. लोग रेकमेंड करते हैं गो थ्रू देम, बट मैंने नहीं किया. जो मीडिएवल हिस्ट्री के लिए है, मैंने सतीश चंद्रा की जो ओरिजिनल जो बुक है, नॉट दी एनसीईआरटी, जो बुक है उनकी, वो मैंने बहुत सिलेक्टिवली पढ़ा. तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें जितने भी इटैलिक्स वर्ड्स थे, तो इटैलिक्स में जो वर्ड्स थे वो अरेबिक या पर्शियन लैंग्वेज में जितने वर्ड्स दिए हुए थे, मैंने उनको खोजा उस बुक में यूजिंग द पीडीएफ इन माय कंप्यूटर. और मैंने उस वर्ड्स के आसपास की लाइनें पढ़ी कि वो वर्ड समझने के लिए कि वो अगर कोई स्पेसिफिक चीज है तो वो प्रीलिम्स में क्योंकि बहुत हेल्प करता है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे वर्ड्स के ऊपर यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस पूछता है, मैंने नोटिस किया था. तो मैंने बस उतना ही पढ़ा उस किताब से. तो मुझे ये करने में कुछ 1 दिन लगा होगा, दैट्स इट. मैंने मीडिएवल के ऊपर इतना ही ध्यान दिया, स्पेसिफिकली मीडिएवल के ऊपर. बाकी आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट्स के ऊपर ऑफ कोर्स ध्यान देना होता है, तो वो मैंने किया सतीश चंद्रा जी की बुक से. और बाकी फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी जो थी वो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने वो पढ़ा. और नितिन सिंघानिया की बुक है, वो मैंने बहुत सिलेक्टिवली पढ़ा, बहुत कम चैप्टर्स उसके पढ़े थे. इसके अलावा बुद्धिज्म जैनिज्म एक इम्पॉर्टेंट एरिया है बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. तो उसके लिए एएल बैशन की एक बुक है, इनक्रेडिबल बुक, द वंडर दैट वाज इंडिया. उसके सिर्फ जो बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड जो चैप्टर था, मुझे चैप्टर का नाम नहीं याद है, बट एक चैप्टर है उसमें, वो मैंने पढ़ा था बोथ. उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने अगेन जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की जो किताब है और मॉडर्न इंडिया, मैंने सिर्फ वही पढ़ा था. और साथ में स्पेक्ट्रम जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो उसको मैंने उसके साथ मैंने एक चीज करी थी कि मैंने जितने भी एक्ट्स थे ब्रिटिश इंडिया के, जितने चार्टर एक्ट थे, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वेरियस थे, और ट्रीटीज वगैरह जो भी हुआ, मैंने उसको एक जगह पे कंपाइल करके अपने हाथ से लिख दिया था, ताकि वो मेरा एक सॉर्ट ऑफ टाइमलाइन बन गया, जिसको मैं जब रिवाइज करता था तो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से रिवाइज हो जाता. तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए था.
पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो किया सिर्फ। मैंने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी थी उसकी, बिकॉज मुझे लगा कि जरूरत नहीं लगी मुझे। मैंने कोशिश करी बट मुझे थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं आई कैन गो डायरेक्टली टू लक्ष्मीकांत, तो मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी। ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी क्लास 11th एंड 12th की। मैंने जीसी लियोंग नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं लगी ज्योग्राफी के लिए, दैट्स इट। बाकी बुक्स में और एनवायरनमेंट के लिए ऑफ कोर्स क्लास 12th की जो बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसके जो आखिरी के 4 चैप्टर्स हैं वो बेस बनाते हैं। उसके अलावा शंकर आईएएस की बुक रेफर कर सकते हैं बट वो बहुत सिलेक्टिवली, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन भी है जो कि जरूरी नहीं है। एनवायरनमेंट के लिए मैं एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, बिकॉज फिल्म्स आ रहे हैं एंड एनवायरनमेंट आजकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। So there's this website by the Wildlife Institute, I think, wiienvis.nic.in. I think this is the website. उस वेबसाइट पे जाके जितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के, मैंने उनको अच्छे से स्टडी किया था मैप्स के साथ, और उनकी वेबसाइट पे जाके एक एक टाइगर रिजर्व की वेबसाइट पे जाके और उनको मैप्स पे मैंने लिखा था कि उनके आसपास के जियोग्राफिकल फीचर्स है। तो ये कुछ 50-52 टाइगर रिजर्व थे, तो दिस हेल्प मी कवर अ लॉट ऑफ स्पीसीज, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो मैंने किया था विच हेल्प मी अ लॉट। बुक्स में बस इतना ही था, बाकी तो करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर्स बस। ओके, मैं 2 चीजें यहाँ जानना चाहूंगा कि आपने से एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में आपने बताया है। हाँ, यस, एनवायरनमेंट इकोलॉजी में अगर हम लोग देखते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर के, तो आपको कितना लगता है कि जो खासकर प्रोटेक्टेड एरियाज है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जो टाइगर रिजर्व्स, तो प्रोटेक्टेड एरियाज में ह्यूमन जो एस्पेक्ट को, ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स को एंड जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स हैं उसको कितना फोकस करना चाहिए? बिकॉज द क्वेश्चंस आजकल जो आ रहे हैं वो डायरेक्टली लोकेशंस पे नहीं है या फ्लोरा फौना पे नहीं है, बल्कि ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट पे और जो है इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी है उसके एस्पेक्ट को वहां पर फोकस करते हैं। सो कैन यू से कि वो कैसे हम लोग कर सकते हैं? क्या वो वेबसाइट ही हमारे लिए सफिशिएंट होगा या एडिशनली वी कैन डू एनीथिंग, कुछ और हम लोग कर सकते हैं? नहीं, वो वेबसाइट सफिशिएंट नहीं होगा। वो वेबसाइट मैंने इसलिए रेकमेंड किया ताकि वहां से एक अच्छी ऑथेंटिक लिस्ट मिल जाए, एंड इट आल्सो हैज अ लॉट ऑफ अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन। बट वहां से जो मैंने लिस्ट कलेक्ट की टाइगर रिजर्व्स की, मैंने उसके बाद उसको मैप से सप्लीमेंट किया। तो जो ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसा आपने कहा, तो जब आप सपोज कोई एक भी टाइगर रिजर्व है, फॉर एग्जांपल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है या मेलघाट टाइगर रिजर्व है, जब आप उसकी मैप पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके पास कौन सी सिटी है या कौन सा हाईवे गुजरता है उसके आसपास से, या कौन सी नदी बहती है, कौन से पहाड़ है। तो उससे आपको आइडिया होगा कि अच्छा वहाँ क्या ह्यूमन एस्पेक्ट्स है। या उसके अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा उस टाइगर रिजर्व में कौन से एंडेंजर्ड ट्राइब रहते हैं या कौन से पीवीटीजीज रहते हैं। तो वो आपको पता चलेगा कि व्हाई इज दैट टाइगर रिजर्व इवन मोर इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ, या जब आप मैप स्टडी करेंगे और उस टाइगर रिजर्व की वेबसाइट अगर है, अगर उस वेबसाइट पे जाके या विकिपीडिया पे जाके अगर आप पढ़े, तो ये कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। एंड दिस ये काफी फ्रूटफुल एक्सरसाइज है, बिकॉज ये काफी ग्राउंड कवर करने में हेल्प करता है। ओके, आपने ज्योग्राफी में बताया कि एनसीईआरटी की किताब आपने पढ़ी थी, और मुझे लगता है कि जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 2020 के पेपर में ज्योग्राफी में मेंस में एक इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी पे सवाल प्रश्न पूछा गया था। यू मस्ट बी रिकॉलिंग दैट वाज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लेकर के, एंड दैट वाज जो कि पूरी तरीके से कंटेम्परेरी इशू बेस्ड था, क्योंकि उसने मॉडर्न कंटेक्स्ट में पूछा है कि रॉ मटेरियल बेस पे जो है सो आपका इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में आयरन स्टील नहीं है बल्कि मार्केट पे है। तो इस टाइप के जो डायनामिक क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए हम और क्या करें? एनसीईआरटी में तो कुछ पुराने डेटा हैं जो कि क्लासिकल वेवेरियन थ्योरी दिया हुआ है, उस पे हमने काम कर लिया। सो जो करेक्ट ये जो लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सर उसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक तो नहीं किया था, बट मैंने एनसीईआरटीज ही पढ़ी थी, जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो बुक है क्लास 12th का। बट ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आई थिंक अगर आप न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़ते हैं और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप फॉलो, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, जो न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं, फॉर एग्जांपल ओडिशा में अगर कोई नया प्लांट लग रहा है या कर्नाटका में नया प्लांट लग रहा है, तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आई थिंक ये चेन ऑफ थॉट डेवलप हो जाएगा आपके दिमाग में कि अच्छा अगर से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में अगर कोई नया प्लांट लग रहा है दैट इज फार फ्रॉम से आयरन ओर रिजर्व जो कि ओडिशा या झारखंड में है, तो वो क्यों है? कि वो मार्केट की वजह से या फाइनेंस की वजह से। तो ये क्वेश्चंस आई थिंक आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लगे। तो आई थिंक कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन या बुक मुझे तो नहीं पता, बट आई थिंक न्यूज़पेपर्स शुड बी सफिशिएंट। I personally do believe that would be sufficient. कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हम लोग, but that would be sufficient preparation. एंड एक क्वेश्चन और मेरे जहन में आ रहा है कि पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर हमने लास्ट ईयर के पेपर को अगर देखते हैं 2016 तक पेपर काफी डायनामिक आए,
कंपैरेटिवली 2016 के बाद से पॉलिटी और आईआर में क्वेश्चन थोड़े से उनका जो लेवल है थोड़ा सा नीचे आया है मेंस के एग्जामिनेशन में। तो जो डायनामिक तरीके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके लिए हमें किस टाइप का मेंटल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए? मतलब मेंटल एक्सरसाइज का मतलब है कि कोई टॉपिक अगर है तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें रीड करना चाहिए, सोचना चाहिए, कुछ चीजों को इंटरलिंक करना चाहिए। तो ये पॉलिटी में हर किसी को लगता है कि पॉलिटी इज वेरी इजी, वी कैन डू, लेकिन पॉलिटी जब हम पढ़ने जाते हैं जो यूपीएससी का डिमांड है वो थोड़ा सा डायनामिक एस्पेक्ट है, तो इस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा फोकस करें पॉलिटी गवर्नेंस ऑन आईआर पे। बिल्कुल सही नोटिस किया है सर आपने, ऑल्दो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, यहाँ मेरा पर्सनल बायस है क्योंकि मैंने 2020 का पेपर लिखा था, तो मुझे लगता है कि 2020 का पेपर पॉलिटी में थोड़ा सा डायनामिक था ज्यादा, इट वाज बिट मोर डिमांडिंग, बट ऑफ कोर्स उसमें मेरा पर्सनल बायस है, मैंने खुद से लिखा था वो पेपर, बट पॉइंट टेकन। सो कैसे प्रिपेयर करना है डायनामिक एस्पेक्ट्स के लिए, आई थिंक लक्ष्मीकांत ऑफ कोर्स फाउंडेशन है आपका, बट इट्स नोवेयर इनफ। लक्ष्मीकांत से आपको कंटेंट नहीं होना है कि मैंने लक्ष्मीकांत अगर कर लिया है तो मैं सॉल्व कर लूंगी या कर लूंगा सवाल एग्जाम में। आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, जो भी इशू आ रहा है आप उसको समझने की कोशिश करिए कि अगर सपोज एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर बहुत न्यूज होता है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कि वो वायलेट हो रहा है, तो आप खुद से ये सवाल पूछिए कि संविधान में प्रोविजन है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, लेकिन हम उसमें फेलियर कहाँ हो रहा है हमारा, कि हम क्यों नहीं अमल कर पा रहे हैं। तो जब आप ऐसे सवाल पूछेंगे अपने आप से, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके फॉर एग्जांपल, आपने लक्ष्मीकांत में उसकी प्रोविजंस पढ़ ली, बट जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यूज में होता है तो आप खुद से फिर ये सवाल पूछिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की क्या आज भारत में जरूरत है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, या है तो क्यों है, अगर नहीं है तो कैन वी डू विदाउट इट, क्या कोई और ऑल्टरनेटिव कानून या इस कानून में कोई बदलाव की जरूरत है। और ये आई थिंक अगर आप एडिटोरियल्स अगर पढ़ते हैं, देयर आर एक्सीलेंट राइटर्स इन बोथ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस जिनके इन इश्यूज पे अच्छे एडिटोरियल्स होते हैं, जैसे प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, आई रियली एडमायर हिम, उनके एडिटोरियल्स काफी अच्छे होते हैं। उनकी एक यूट्यूब पे वेब सीरीज है, लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज, आई वुड रिकमेंड पीपल जो उनको पॉलिटी में थोड़ा और बैकग्राउंड अगर स्ट्रॉन्ग करना है अपना, तो उस वेब सीरीज को फॉलो करें। सर काफी अच्छे रेफरेंसेस, काफी अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट्स देते हैं। गौतम भाटिया अगेन अनदर एक्सीलेंट राइटर इन द हिंदी, तो इनके जो एडिटोरियल्स होते हैं दे रेज दीज क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चन से आपका भी चेन ऑफ थॉट डेवलप होना शुरू होता है, तो वो डायनामिक पार्ट आपका जो पॉलिटी का है वो कवर होना शुरू हो जाता है। सो ये डोंट बी कंटेंट विद लक्ष्मीकांत, दैट्स ये मेरा मैसेज रहेगा कि उसके बियॉन्ड थोड़ा बढ़िए, जो भी प्रोविजन है संविधान में उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों है वहाँ पे। ठीक है, दैट्स ग्रेट। मतलब कि आपने कहा कि कुछ भी टॉपिक का मतलब उसकी एक रैशनल इंक्वायरी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक रैशनल इंक्वायरी अगर करते हैं तो हम चीजों को समझ पाएंगे, थ्रेड हम लोग डेवलप कर पाएंगे। मैं चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय यहाँ एक छोटा सा जो ट्रिक है या एक छोटा सा थॉट है कि यूपीएससी लक्ष्मीकांत को देख के सवाल नहीं बनाता है अपने लिए। यूपीएससी कोई किताब को देख के, जहां तक मुझे पता है लगता है, सवाल नहीं बनाता है। तो आप किसी एक किताब के जरिए उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तो आपको थोड़ा उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, और ये हर सब्जेक्ट की बात। तो ये ध्यान में रख के किसी भी किताब को फुली ट्रस्ट मत कीजिए, लेकिन मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप मल्टीपल किताबों की तरफ भागें। ठीक है, किताब प्लस न्यूज़पेपर प्लस आपकी ओन अंडरस्टैंडिंग, आपका ओन इंक्विजिटिवनेस, आपकी ओन क्यूरियोसिटी, वही काम आएगी। पेपर 2 में एक और जो इम्पोर्टेंट है आपको वो इंटरनेशनल रिलेशन का है। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आप कुछ बताएंगे कैसे करेंगे, बिकॉज जो क्वेश्चन आ रहा है ज्यादा तक वो आपके जो डायनामिक एस्पेक्ट में आ रहा है, जो भी डेवलपमेंट हमारा होता है, तो इसको कैसे करें। आप जो स्टूडेंट्स हैं आपके जो जूनियर होने वाले हैं उनके लिए आप बताएंगे वो इंटरनेशनल रिलेशन कैसे करें। सर इंटरनेशनल रिलेशंस, सो उसमें दो चीजें हैं। पहला, एक उसमें स्टैटिक पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में थोड़ा, जैसे कोई भी कंट्री या कोई भी इशू है उसके पीछे जनरली एक बैकग्राउंड होता है। फॉर एग्जांपल इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप जो करंट में जो इशू हो रहा है आप नहीं समझ सकते इजराइल पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट को समझे बिना। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन हो गए या इंडिया चाइना के रिलेशन हो गए, आप एलएसी के इशू या एजीपीएल या एलओसी के इशू को समझे बिना उन करंट रिलेशंस को नहीं समझ सकते। तो थोड़ा बहुत उस बैकग्राउंड में जाना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे कंट्री वाइज ब्रीफिंग्स दी हुई होती है, छोटे छोटे कुछ 4-5 पन्नों की। तो वो जो इम्पोर्टेंट देश है जिनके साथ भारत के इम्पोर्टेंट संबंध है, जो मुख्य पावर्स, मेजर पावर्स है, या जो इंडिया का नेबरहुड है, उन कंट्रीज के साथ की जो ब्रीफिंग्स है उनको फॉलो कीजिए, उनको पढ़ लीजिए एक बार, वहां से थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने एक किताब का इस्तेमाल किया था, मिस्टर श्याम सरन, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। मैंने उस किताब को पढ़ा था, उससे थोड़ी बहुत मैंने बैकग्राउंड की चीजें समझी थी, जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर इशू है उसका जेनेसिस क्या है, या इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू है उसका जेनेसिस क्या है। तो
इट्स ऑप्शनल फॉर यू, आप अगर आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। दो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बैकग्राउंड समझें ताकि आप करंट इश्यूज को समझ सकें। उसके बाद एक बार आपने स्टैटिक पार्ट समझ लिया तो करंट पार्ट के लिए आई थिंक न्यूज़पेपर्स आर मोर देन इनफ इन इंटरनेशनल रिलेशंस। न्यूज़पेपर्स में भी आपको हर एक न्यूज़ ट्रैक नहीं करनी है कि अच्छा आज प्रधानमंत्री इस देश के लीडर से मिले या उस देश के लीडर से मिले या उस देश के राजदूत यहाँ आए, ऐसी चीजें ट्रैक करने का कोई मतलब नहीं है। जो ब्रॉड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडिया के रिलेशंस में उनको समझिए कि वो क्या हो रहे हैं, कि अगर इंडिया फ्रांस के रिलेशन आज इतने स्ट्रांग है तो वो किस बेसिस पे है। तो उनमें अलग अलग एग्जांपल्स, या डिफेंस में अगर इंडिया के मेजर डील्स है तो वो क्या है, क्यों है, इंडिया का रशिया के साथ प्रेफरेंस क्यों है या अमेरिका की तरफ प्रेफरेंस क्यों हो रहा है। तो ये न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो करेंगे, अगेन कुछ बहुत एक्सीलेंट राइटर्स हैं न्यूज़पेपर्स में, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में डॉक्टर सी राजा मोहन लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। हिंदू में सुहासिनी हैदर जी का आता है। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑथर्स हैं, अच्छे ऑथर्स हैं, इनके So that's great. पेपर 3, 3 और 4 के बारे में कुछ इकोनॉमिक को कैसे कवर किया जाए, एंड एथिक्स के लिए आपने क्या है, साथ में साइंस एंड टेक के लिए क्या करना चाहिए, और ब्रेक में जाऊंगा। इकोनॉमी के लिए सर मैंने कुछ स्पेशल जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं प्रिपेयर किया था, बिकॉज मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ही था। सो वो मोर और लेस साथ में ही प्रिपेयर हो गया था। हाँ, कुछ टॉपिक्स थे इकोनॉमी में जो थोड़े अलग थे जीएस में, जो ऑप्शनल में स्ट्रिक्टली नहीं आते हैं। तो उसके लिए नीति आयोग का एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग ऑन दीज लाइंस। तो वो डॉक्यूमेंट में हर एक सेक्टर को लेके अच्छा एक चैप्टर है जिसमें वो करंट स्टेटस बताता है, करंट प्रॉब्लम्स इन दैट सेक्टर एंड वे फॉरवर्ड बताते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा था, वहां से मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया था अपने न्यूज का। उसके बाद जब भी कोई करंट न्यूज आइटम आता था मैं उसको वहां पर अपडेट कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल रोडवेज को लेके जो चैप्टर है, मैंने उस चैप्टर को पढ़ा, मैंने वहां से कुछ स्टेटिस्टिक्स लिए, वहां से कुछ प्रॉब्लम्स लिए, मैंने उसको डाल लिया अपने नोट्स में। उसके बाद रोडवेज में जो भी नई इनिशिएटिव होते थे या जो भी कुछ नया होता था, जैसे फास्टैग हो गया या जो भी नई पॉलिसीज हुए, मैंने उनको वहां ऐड कर दिया। ये मैंने इकोनॉमी के लिए बेसिकली यही यूज किया। साइंस एंड टेक के लिए कोई खास प्रिपरेशन नहीं थी, कोई बुक नहीं पढ़ी मैंने। साइंस एंड टेक पूरी तरह करंट अफेयर्स बेस्ड था। उसमें कुछ एरियाज हैं जिनके लिए थोड़ा बहुत आपको स्पेसिफिकली रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे इंडिया का आर्कटिक सर्कल में प्रेजेंस क्या है, इंडिया का एंटार्क्टिका में रिसर्च क्या है, ये सब चीजें, या मेजर इंडियन साइंटिस्ट जो है उनके ब्रेक थ्रू क्या है, मेजर इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो हैं जैसे TIFR हो गया या IIST हो गया, इनके जो रिसर्च, इंपॉर्टेंट रिसर्च जो हिंदू में आता है वो मैं पढ़ता था, उनको समझने की कोशिश करता था। आपको उसके लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है दैट इज साइंस एंड टेक के लिए। और एथिक्स के लिए आपने GS4 के लिए मैंने ARC रिपोर्ट, जो 4th ARC रिपोर्ट है, मैंने वो अच्छे से पढ़ी थी, बिकॉज वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है एंड वेरी रेलेवेंट। उसमें जो मेजर इश्यूज है एथिक्स में, जैसे सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं अंडर 311, ऑल दोज इश्यूज आर वेरी वेल कवर्ड। तो आई वुड रेकमेंड कि एस्पिरेंट्स उस एक रिपोर्ट को अच्छे से पढ़े, ARC का 4th। उसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। लेक्सिकन वगैरह जो बुक चलती है मार्केट में, मैंने खरीदी थी, मैंने कोशिश करी पढ़ने की, मुझे बहुत बोरिंग लगी, तो मैंने लेक्सिकन वगैरह कुछ नहीं पढ़ा। एथिक्स मेरे हिसाब से ज्यादा कॉमन सेंस के बारे में है। अगर आप कॉमन सेंस के थ्रू सिचुएशंस को एनालाइज कर सकते हैं तो आई थिंक आप एथिक्स के ऊपर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि आपको एग्जांपल्स कलेक्ट करते रहना पड़ेगा साल भर। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़े तो अलग अलग एथिकल इश्यूज के ऊपर, जैसे एटीट्यूड हो गया, लीडरशिप क्वालिटी हो गया, ह्यूमन वैल्यूज हो गया या वर्क कल्चर हो गया, इन चीजों के ऊपर एग्जांपल्स आते रहते हैं न्यूज़पेपर। तो आप उन एग्जांपल्स को कलेक्ट करते रहें और कोटेशंस को कलेक्ट करते रहें, वो हो जाएगा आउट ओवर टाइम। एक रिकमेंडेशन एक और जो मैं देना चाहूंगा, सो यूट्यूब पे टेड टॉक्स आते हैं, टेड के वीडियोस आते हैं काफी अच्छे, वो मुझे काफी पसंद है। तो वो काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं और उनमें बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी मिलते हैं बहुत फेमस पर्सनालिटीज की जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो आई वुड रेकमेंड, एंड दे आर वेरी मोटिवेटिंग ऑल्सो, कि आप अगर वो वीडियोस देखें व्हेनेवर आपको थोड़ा लो फील हो रहा है, विच इज वेरी कॉमन इन दिस इंडस्ट्री, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको उनसे इंस्पिरेशन भी मिलेगी और नॉलेज भी मिलेगा फॉर ऑल द पेपर्स, एथिक्स, साइंस एंड टेक। सो आई वुड रेकमेंड कि एस्पिरेंट्स उन वीडियोस को। एक क्वेश्चन बुक के रिगार्डिंग और मैं जानना चाहूंगा थोड़ा किताबों के बारे में। एक है ऑप्शन, क्योंकि आपने उन्हीं को ऑप्शनल को आपने कैरी किया, जो कि आपका बैकग्राउंड था, आपका ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन जो था आपस में। आमतौर पर जो लोग नए ऑप्शनल के साथ करते हैं, सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो कितना वक्त उनको ऑप्शनल पे डेडिकेट करना चाहिए और कितना वक्त लग जाता है, कि अगर आपको सपोज 2024 में या 22 में 23 में देना है तो कितना ऑप्शनल पे आपको समय लगता है? ऑप्शनल में देखिए, ये हर सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा बैकग्राउंड था इकोनॉमिक्स में,
तो मुझे करीब 3 से 3.5 महीने लगे थे ऑप्शनल का नोट्स बनाने में, एक पहली रीडिंग करके। तो ये था, बाकी ऑप्शंस के बारे में मुझे आइडिया नहीं है तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट इकोनॉमिक्स ऑप्शन में आई थिंक कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो आप 4 से 4.5 महीने में आप कर सकते हैं। एंड लास्ट अभी 10th ऑफ अक्टूबर को प्रीलिम्स होने वाले हैं, तो अभी कई बच्चे काफी ज्यादा अभी हाई फीवर होना शुरू हो जाते हैं, एग्जामिनेशन रिलेटेड खौफ है, क्योंकि कभी यूपीएससी की तैयारी पूरी तो हो नहीं पाती है, तो इतना कुछ पढ़ना होता है, बट अपने आप को यहाँ करेक्ट करके रखना जरूरी है। तो चाहूंगा कि क्या आपका कुछ उनको टिप्स देना चाहेंगे जिससे कि वो थोड़ा अपने आप को कूल है, कंपोज रह सकें, कूल रह सकें और इस एग्जाम में बेहतर कर सकें। सो 10th के लिए आप क्या 10th ऑफ अक्टूबर के मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं यही देना चाहूंगा कि एक शांत रहे पेपर, चाहे पेपर कितना भी आपको हार्ड लगे, फेस वैल्यू, डोंट पैनिक। आई रिमेम्बर मेरा सेट भी था एग्जाम और मेरे सेट में शुरू के 50 क्वेश्चन सिर्फ एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और आर्ट एंड कल्चर की थे, मुझे कुछ नहीं आता था मोस्टली, तो क्योंकि मेरे पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस मोस्टली 50 के बाद थे, तो मुझे शुरू के 50 क्वेश्चन में फर्स्ट राउंड में मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट थैंकफुली मैं पैनिक नहीं किया। सेकेंडली, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे एग्जाम, अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़े देन डोंट बी अफ्रेड टू डू दैट। आई रिमेम्बर मैं टारगेट बना के गया था बेस्ड ऑन माय मॉक टेस्ट कि मैं 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, तभी मेरी स्कोर ऑप्टिमाइज होती है, बट एग्जाम में मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ उतना क्वेश्चंस। मैंने किसी तरह 67 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और फिर मैं सो गया था क्योंकि मुझे और क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। उसके बाद फिर मैं जब 10-15 मिनट बचे, मैं उठा, मैंने बस 14-15 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही मार्क किए थे, थोड़े बहुत लॉजिक लगा के एंड थोड़ा रिस्क लिया। तो आई अटेम्प्टेड इन ऑल 80-81 क्वेश्चंस, जो कि विच आर फार लेस देन जो मेरा टारगेट था, बट आई थिंक इट पेड ऑफ बिकॉज मैंने कम रिस्क लिया उस पे। सो बी फ्लेक्सिबल एंड बी काम। अगर आप काम रहेंगे तो आपका इंट्यूशन जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी मदद करेगा। ट्रस्ट योरसेल्फ। एंड सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंट, सीसैट को लाइटली मत लीजिए। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं सीसैट में अच्छा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन। तो सो जो पेपर शुरू हुआ तो मैंने थोड़ा स्लोली अटेम्प्ट करना शुरू किया। बाय द एंड आई वाज रशिंग अ लॉट। सो उस रश में मैंने 3-4 क्वेश्चन्स बहुत गंदे मिस्टेक्स किए हैं, इसकी वजह से मैं काफी बॉर्डर पे आ गया था सीसैट। उसकी वजह से तो सीसैट को लाइटली मत लीजिए, सॉल्व इट विद as much seriousness as you solve the GS question. Okay, that's great. और प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए आपको क्या लास्ट मैं चाहूँ कि आप कन्वे करें कि जैसे प्रीलिम्स खत्म हो तो कितने दिनों के बाद मेंस के लिए प्रिपेयर कर देना शुरू कर देना चाहिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम? That's very important. Actually मैंने इसमें एक गलती करी थी कि प्रीलिम्स के बाद मैं थोड़ा सा लाइटली लेने लगा था चीज़ों को। सो मैंने जब सीरियसली प्रिपरेशन थोड़ी दिन बाद शुरू किया, आई थॉट इट वाज बिट लेट। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप प्रीलिम्स के बाद 1 हफ्ते का मैक्सिमम ब्रेक लीजिए, बिल्कुल लीजिए, यू डिजर्व इट, चाहे आपका प्रीलिम्स कैसा भी हुआ हो। उसके बाद आप इफ यू आर क्रॉसिंग 85+ इन एनी ऑफ द कैटेगरीज, 85-90 डिपेंडिंग ऑन वेरियस आंसर कीज, देन आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर नहीं भी क्लियर हुआ देन दैट विल पे ऑफ। आप मेंस की तैयारी 1 हफ्ते मैक्सिमम 1 हफ्ते के बाद शुरू कर दीजिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। यस, आपने अपने बिजी शेड्यूल से इतना अच्छा टाइम दिया और काफी कुछ आपने मोटिवेट किया बच्चों को। एंड आई होप कि हम सभी लोग आपको अनअकैडमी फैमिली की तरफ से आपके गोल्डन कैरियर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे आप ब्यूरोक्रेट भी साबित होंगे, बिकॉज यू जो आप कह रहे हैं कूल और कंपोज, वो आपकी पर्सनैलिटी से भी रिफ्लेक्ट होता है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने आपने हमें इतना वक्त दिया है और अपने जो भी एस्पिरेंट हैं, कमिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आपने इतना सही बातें कही। सो गाइस, आप लोग भी यश को उनको थैंक यू जो कांग्रेचुलेट करें और थैंक यू भी कहें जिन्होंने अपना बिजी शेड्यूल से आपके लिए टाइम दिया। अभी टाइम फैमिली का होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सो से कि अभी थैंक यू कहते हैं और इनके अभी बाय बाय करें। फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली वी विल कॉल एंड आई होप कि यश जरूर समय थोड़ा बहुत निकालेंगे अपने आउट ऑफ बिजी शेड्यूल से, बिकॉज अकेडमी में भी आपके पास काफी कम समय होता है, लेकिन फिर भी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज समय दें। थैंक यू वेरी मच यश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने अभी तक यश को सुना, उन्हें यश ने बहुत ही अच्छी सी बातें बताई और आपके लिए ये मैं बता देना चाहूंगा यश जलूका के साथ साथ कि आप ऑनलाइन भी बैठ करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी भी हो सकती है। आपने देखा कि यश ने कई जगहों पे ये बात बताई हमें कि किस तरीके से वेबसाइट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से जो ऑनलाइन मटेरियल है उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं अपने इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो आप भी हो सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से एक सफल उम्मीदवार। जो यू हैव इन, आई बिलीव यू मस्ट हैव।
आपके पास भी है, आप भी कर सकते हैं। हमारे अनअकैडमी के कई बैचेस अभी शुरू हुए हैं, 1 ईयर बैचेस भी, 2 ईयर बैचेस भी। जिन्हें 2022 देना है वो भी हमारे इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्हें 2023 में पेपर एग्जामिनेशन देना है वो हमारे 2 साल के बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम सभी टॉप एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी सभी आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। प्लस के प्लेटफॉर्म पे आप इस प्लस के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोड अप्लाई करके, पवन टेंडो। थैंक यू वेरी मच गाइस।